बोला वो बहुत गोरी थी दिखने में, बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी पूरी बॉडी एक कपास के रोए की तरह थी जिसमें अलग अलग तरह के रंग बिखर रहे हुए थे। लाइक अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू yet another द भूत शो। द भूत शो की एक और सनसनीखेज स्टोरी के साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ आशिक और हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली स्टोरी टेलर हैदराबाद पाकिस्तान के धमाकेदार स्टोरियों के साथ डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर साहब, कोई प्लीज़ एडवेंचरस होना चाहिए। मैं थोड़ा सा एडवेंचर स्टोरीज को पसंद करता हूँ। सबसे पहले मुझे किसी ने पूछा था कि जिन्नात को मौत आती है। ओ यस, ये हमारे मेरे ख्याल से शायद 4-5 व्लॉग्स पहले का सवाल है। हाँ। तो मेरे भाई, हर वो चीज़ जो दुनिया में पैदा की गई है, जो दुनिया में लाई गई है, जो तख्लीक की गई है, जो सांस लेती है, इवन जो सांस नहीं भी लेती, जो बेजान चीज़ें हैं, उनका भी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो हर वो चीज़ जो तख्लीक की गई है उसे ख़त्म होना है। और हाँ, जिन्नात भी ख़त्म होते हैं, उनकी भी डेथ होती है, वो भी मरते हैं, उनकी जो है वो नफ्स को भी मौत का जायका चखना होता है। यहाँ तक कि ये जो आपके पौधे हैं या दरख्त हैं, ये भी जानदारों में शामिल होते हैं, तो इनको भी मौत आती है। अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। इज़राइल जो इंसान का दम निकालता है, उसके साथ 3 और फरिश्ते हैं। ओके। सिर्फ इज़राइल दम नहीं निकालता, उसके नीचे 3 और फरिश्ते हैं जिनकी ड्यूटी दम निकालने की है, इंसान की नहीं। इंसान की, अच्छा ठीक है, ओके। इज़राइल की ड्यूटी ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंसान की रूह कब्ज़ करेगा, ओके। इंसान का दम निकालेगा, इंसान की सांस छीनेगा, सांस लेगा। बकाया जो 3 हैं उनमें एक ऐसा है जो सिर्फ जिन्नात को मारता है, सिर्फ जिन्नात को मारता है, जिन्नात की रूह वो कब्ज़ करता है, जिन्नात को मौत वो देता है। फिर एक दूसरा फरिश्ता है। ये सारी इन सब के नाम, इन सारी चीज़ें मैं आपको अपने बुक में एक बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा, वो ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा, एक फरिश्ते की जो किस्म है वो मारती है जानवरों को, जैसे कीड़े मकोड़े, गाय बैल भैंस ऊँट गधा, जितने भी जानवर हैं, पानी के बाहर के परिंदे जितने भी हैं, वो एक फरिश्ता उनकी जान निकालता है। ठीक हो गया। अब आ जाओ तीसरा। टोटल 4 फरिश्ते हैं जो जान निकालते हैं। तीसरा फरिश्ता वो है जो पौधों की जान निकालता है, दरख्तों की, पौधों की, आपके ये जो छोटे छोटे बेलें होती हैं, क्यारियाँ होती हैं, ये इनकी जान वो चौथा फरिश्ता निकालता है। तो ये उस सवाल का जवाब था जो मुझसे किसी ने पूछा था कि ये काशिफ भाई बताइएगा कि क्या जिन्नात को मौत आती है? तो बिल्कुल आती है। अच्छा, एक सवाल पूछूं? आपने कहा कि एक फरिश्ता है जो जिन्नात की रूह कब्ज़ करता है, मतलब फिर जिन्नात की रूह से मुराद ये है कि जिस तरह हमारी रूह है इस तरह से नहीं। रूह मैंने इसलिए टर्म यूज़ किया कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि जैसे उनकी जान निकालता है, उनको मारता है। रूह सिर्फ इंसान के अंदर फूंकी जाती है, ओके। जिन्नात के अंदर रूह नहीं होती। ओके। अब आते हैं किस्से पे। किस्सा बड़ा मजे का है किसके लिए? ओके। कभी तुम थर की तरफ गए हो? तुमने व्लॉग बनाया। यस। एक मेरा थर का किस्सा है जो मैंने अपनी बुक में अभी रिसेंटली लिखा है, अभी स्टोरी मैंने ख़त्म किया। एक किसी और का किस्सा है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। थर का ही बंदा है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इसका वो किस्सा मेरी स्टोरी से लिंक करता है काफ़ी।
क्योंकि मेरी स्टोरी का जो एंड है वो इस स्टोरी के साथ बहुत मैच करता है, लेकिन वो जब आप पढ़ोगे, बुक लोगे, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तुमने देखा है थर के लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, ग़िज़ाई किल्लत के, पानी का मसला, खाने पीने का मसला, ग़िज़ा का मसला, बच्चों की तालीम का, मतलब हज़ारों चीज़ें हैं उधर ऐसे। लेकिन सिर्फ ये मसले नहीं है। देखिए उनके पास अभी आरोज़ भी लगे हुए हैं, पानी भी अल्लाह का शुक्र है अब वो उनके पास, पहले जो हालात थे वो अब नहीं है। काफ़ी NGOs वहाँ पे काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी औरतें खून की कमी की बीमारियों की शिकार है। अच्छा, ओके, ठीक है। जो मेरा दिमाग कहता है वो कुछ और कहता है, जो उस बंदे ने मुझे कहानी बताई वो कुछ और थी। उस कहानी को सुनने के बाद जो मेरे साथ वो हादसा हुआ था, मुझे उस चीज़ पर थोड़ा सा शक था, लेकिन फिर मुझे यकीन हो गया कि नहीं, ये चीज़ वहाँ पर है। ओके। कहता है कि वो भी है थर का ही, लेकिन जिस तरह हमारे पास थर के बच्चे शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत जीनियस होते हैं, बहुत मेहनत वाले लोग होते हैं। यस। अगर इनसे कोई भी काम करवाया जाए ना, कि पढ़ाई के अलावा भी अपने वहाँ थर में भी बहुत मेहनती हैं, मीलों सफ़र करते थे पानी की तलाश में, पानी लेने के लिए, और शहरों में आ जाते तो पढ़ाई में भी इनसे तेज़ लड़का कोई नहीं होता, मतलब ये बहुत मेहनती लड़के होते हैं। तो कहता है कि काशिफ भाई, हम थर में शहर से कोई 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, हाँ इतना किलोमीटर कोई अंदर हमारा एक गांव है, मिट्टी इनका बहुत बड़ा शहर है, उसके अंदर की तरफ कोई हमारा एक गांव है। हमारे गांव में टोटल 20 झुग्गियाँ थी। ओके। इनके घर नहीं होते, तिनकों की झुग्गियाँ होती हैं। कह लगा कि अक्सर रात को हमारे झुग्गियों के बाहर जब तेज़ हवा चलती थी तो पायलों की आवाज़ें सुनाई देती थी। अच्छा। अब होता ये है कि वहाँ पर लाइट तो है नहीं, तो वो लालटेन जो होती है वो जलाते थे, और तकरीबन मगरिब के बाद, इशा के बाद, तो मगरिब इशा का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, मतलब वो उनको पता है कि जी अब ये मगरिब का टाइम हो गया या इशा का टाइम। सूरज पे चलते हैं, सूरज पे चलते हैं वो। तो कहने लगा कि मगरिब इशा के बाद हमारे घर से, किसी के घर से, किसी की झोपड़ी से कोई औरत नहीं निकलती थी, और अक्सर रोज़ रात को, रोज़ वहाँ पे जब रात को तेज़ हवा चलती थी, हवा तेज़, हवा गरम हवा चलती थी, तो वहाँ पर जो है पायलों की आवाज़। अब एक सेकंड के लिए मैंने ये सोचा, यार हवा चल रही है, रेत तोड़ रही है, तो हवा एक विसल ब्लो करती है अपने साथ, हो सकता है इसने वो सुनी हो, तो पायलों की आवाज़। लेकिन पायल की आवाज़ विसल की तरह की तो होती नहीं है। या दूसरा सीन ये भी हो सकता है कि जानवरों को वो घंटियाँ बांध दे, तो उसकी भी वो हो सकती है। तो कहना काशिफ भाई, ये आवाज़ तकरीबन रोज़ आती थी, और हमारे जो गांव के लोग थे, हम मगरिब इशा के बाद अपने दरवाज़ों को अंदर से कुंडियाँ लगा देते थे कि भाई बाहर कोई होता है। और ये इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि अब मुझे वो दिल में होने लगा कि मैं देखूं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम मगरिब इशा के बाद घर से निकलते नहीं हैं। कितनी भी इमरजेंसी हो जाए हम घर से नहीं निकलते। क्या एक रात सब सोए हुए थे, मुझे आवाज़ आई पायल की। मैंने खामोशी से उठ के पहले थोड़ी खिड़की खोली, बनी होती है झोपड़ियाँ में छोटी, नहीं खिड़कियाँ, लकड़ी की खिड़कियाँ बनी हुई होती है रोज़। बोला मैंने थोड़ी सी खिड़की खोल के देखी तो मुझे लगा कि हमारी ही गांव की कोई औरत है, मकामी औरत, और वो हमारे घर, हमारी झोपड़ी के सामने से गुजरते जा रही है।
तो मैंने समझा कि ये यहीं की है, तो मेरा डर ख़त्म हो गया। मैंने कहा यार ये पागल है या कोई मसला है जिसने पूरे गांव को डराया हुआ है, मैं आज इस गांव का जो है ना वो डर ख़त्म कर दूंगा। कहने लगा मैंने क्या किया, मैंने कुंडी खोली, बाहर निकल गया। बोला मेरा बाहर निकलना था, उस औरत ने अपने आप को पलटा, मतलब पहले वो सीधा जा रही थी और फिर उसने अपना रुख इसकी तरफ कर दिया, चेहरा इसकी तरफ कर दिया। कहला काशी भाई मैं उस वक्त मेरी उम्र होगी कोई 14 साल, 13-14 साल। काशी भाई मैं उधर ही सख्ते में मुझ पर सख्ता तारी हो गया, मैं उधर ही खड़ा हो गया। कहला उसने जब मेरी तरफ पलटा अपने आप को, तो पूरा उसका वजूद लाइक जैसे हम कपास होती है ना, कपास में अगर आप कोई रंग का छींटा डाल दो, किसी कलर का छींटा, या आप उसमें इंक सपोज डाल दो, तो कपास में फैलती है। लाइक उसके एक एक तंद में, एक एक रुएं में वो फैलेगी। बोला वो बहुत गोरी थी दिखने में, बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी पूरी बॉडी एक कपास के रुएं की तरह थी जिसमें अलग अलग तरह के रंग बिखर रहे हुए थे। लाइक रंग फैले हुए थे जैसे हमारी वेन्स हैं, हमारी आर्टरीज हैं फैली हुई। वो मुझे बड़ी हैरत हुई कि पहले मुझे लगा, क्योंकि अंधेरा था और इतना दूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इतना नज़र आया, मुझे ये लगा कि हमारी औरतें वो जो कपड़े, इनके ट्रेडिशनल कपड़े जो हैं वो पहनती हैं थर के, तो वो भी इसी तरह के होते हैं, उस पे शीशे लगे हुए होते हैं और बाजू के कड़े सफ़ेद पूरे और गर्दन में और इस तरह से बड़ी सी टंगी होती है। तो कहने लगा कि मुझे लगा कि अंधेरा है और मुझे डाउट हो रहा है, तो मुझे ये गांव की औरत उस वक्त भी, फिर पहले मुझ पे सकता तारी हुआ और उसके बाद फिर मेरे दिमाग ने बोला नहीं ये तो गाँव की औरत ही है यार। तो मैंने उसको आवाज़ लगाई, अद्दी, हम सिंधी में हम अद्दी कहते हैं बहन को। तो मैंने उसको आवाज़ लगाई, अद्दी केर आयो, मतलब कौन है। तो उसकी कोई आगे से आवाज़ नहीं आई। उसने फिर उसको बोला कि आप कौन हो। बोला मेरा ये सवाल करना ही था। एक धुआं उठा और वो वहाँ से गायब हो गया। बोला अब मेरी हालत हो गई ख़राब कि यार ये तो सही घर पे कुंडी लगाते थे और ये करते थे वो करते थे। बहरहाल बोला मैं घर की तरफ भागा, मैंने कुंडी लगाई और मैं कपकपी में, पसीने में, और मेरी हालत बहुत ख़राब। बोले वो सारी रात में नहीं सोया। सुबह उठा, जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने झोपड़ी के बाहर रेत पे सो रहा था। अब कहने लगा काशी भाई रात को मुझे याद है, अगर चलो मैं ये कहता कि मैं बेहोश होकर गिर गया और वहीं पे पड़ा रहा, बोला मुझे याद है कि मैं गया हूँ झोपड़ी में अपने, अंदर से कुंडी लगाई है और मैं सो गया हूँ, तो मैं सुबह रेत पर कैसे पड़ा हुआ था। हो सकता है स्लीप वॉक, नींद में उठा हो, कुंडी खोली हो, चला गया होगा। बोला लेकिन झोपड़ी में अंदर से कुंडी लगी हुई थी जब मैंने जाके खटखटाया तो। अच्छा, मतलब उसके माँ बाप अंदर सो रहे थे बेसुध, मतलब माँ बाप घर में थे? घर में थे। बोला मैंने ज़ोर ज़ोर से बजाया तो अब्बा ने नींद में दरवाज़ा खोला और मुझे, तू कहाँ गया था? अब्बा नहीं समझा, माँ ने कुंडी लगाई है, ये चला गया होगा तो, लेकिन इतनी सुबह कहाँ जाएगा। बहरहाल कहने लगा कि मैंने अपने वालिद को, अपनी वालदा को सारा किस्सा बताया कि ये चीज़ें मेरे साथ रात में। उन्होंने कहा जब हम तुम्हें कहते थे कि भाई नहीं निकलो, आवाज़ें आती हैं, कुछ ना कुछ होगा तो ही। बहरहाल क्या लगा वो दिन पूरा गुजर गया इन्हीं बातों में, गांव पूरे में बात फैल गई जी रात ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो अब मेरी तबीयत जो है ना वो भारी होने लगी, मुझे अजीब सी बेचैनी हुई कि रात को मुझे वापस बाहर निकलना है। ओके। मतलब जैसे ही
मैं मगरिब हुई, मैं रात का इंतज़ार करने लगा कि कब मुझे वो पायलों की आवाज़ें आती हैं और कब मैं बाहर। अब कह रहे काशिफ भाई मुझे अजीब सी बेचैनी और इंतज़ार होने लगा उस चीज़ का। कहने लगा रात का वही टाइम हुआ, मुझे पायल की आवाज़ आई, मैंने उसी तरह कुंडी खोली और मैं चला गया। बोला इस बार वो औरत जो कल रात को खूबसूरत नज़र आ रही थी, एक भयानक स्याह चेहरे में थी। जो रंग बिरंगी उसका जिस्म था, वो स्याह कांटेदार जिस्म बन चुका था उसका। हो। वो मेरे पास आई, मुझे कहने लगी कि मैं अब जब भी आऊँगी तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। ये परेशान हो गया और ये वहीं पर गिर गया। अच्छा, जब गिरा तो इसको आके उठाया सुबह में इसके बाप ने कि ये बाहर गिरा हुआ है, कि इसको कोई ये बीमार हो गया या कुछ इस तरह से। लेकिन वो जो रात वाली बात थी ना, वो इसके बाप के दिमाग में चल रही थी, बैठ गई थी। अब उन्होंने कहा कि हम जाते हैं मिट्टी, जाके किसी को दिखाते हैं, ऐसा ना हो कि मामला कोई ख़राब हो जाए। ठीक हो गया। तो लड़का उठा, उससे पहले पूछा, उसने बोला मैं जो हूँ वो रात को निकला था। अब रात का लड़के को कुछ याद नहीं था, उसने किसको देखा, कौन आया। बोला मैं रात को बाबा बाहर निकला था और मुझे चक्कर आया और मैं गिर गया और मैं सो गया इधर ही, मुझे आपने उठाया। तो बाप ने बोला चलो ये तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, ले गए इसको भाई घर पे। अब जनाब तीसरी रात आई, इसने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे बाहर नहीं जाना। ठीक हो। अब आवाज़ आई फिर पायल की, ये बाहर जाए ना, मैं जाऊंगा ही नहीं। करते 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 वो पायल इसके चारपाई तक आके पहुंची, मतलब घर के अंदर, घर के झोपड़ी के अंदर। अब चारपाई पर जब वो आई तो वो पायल एक भयानक आवाज़ में बदल चुकी थी। जिस तरह हमारे पास स्कूल के डोर बेल होते, वो अपना पीरियड स्कूल बेल होते थे ना, जो पीरियड ओवर के बाद बजाए जाते थे, टम। बोला अब वो पायल जो इतना सुरीला आवाज़ दे रही थी, अब वो स्कूल बेल की चुभने वाली आवाज़ वो मेरे कानों में, मेरी चारपाई के पास। बोला अब वो आवाज़ इतनी ज़ोर की थी और मुझे लगा कि ये सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन नहीं, वो आवाज़ इसकी झोपड़ी में और पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। ये उठ के बैठे, सब निकले बाहर, क्या है क्या है क्या है। इसको पता था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, गलती तो ये कर चुका था, भुगतना तो था इसने। इसने अपने अब्बा को बताया कि ये मामला है। रात का वक्त है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये उसी रात का किस्सा चल रहा है जो तीसरी रात है। कहने लगा हमारे गांव में 3 औरतों का इंतकाल एक साथ हो गया, अलग अलग झोपड़ी हो गई। इंतकाल कैसे हुआ? उनके जिस्म से जो खून था वो खुश्क हो चुका था, किसी ने सक कर लिया था। मतलब डेड बॉडीज थी, हाँ, कटी हुई थी, कटी हुई नहीं थी, खून नहीं था, जो नीले बिल्कुल पड़ जाए और ब्लड, और मरी नॉर्मल थी। हाँ मरी ओके। नॉर्मल, लेकिन उनमें अंदर मतलब लग रहा था बॉडी में से कि बिल्कुल हाँ, नीली पड़ी हाँ, हुई। हाँ। मतलब बहरहाल मुझे दूसरे दिन ले गए मेरे वालिद, मिट्टी में एक पढ़ाई वाला है उनके पास। तो उसने जब मुझे देखा
तो उसने सबसे पहले मेरे जिस्म पर निशान देखना चाहा कोई। तो उसे वो निशान नहीं मिला। उसने बड़ा मज़े का इंकशाफ किया। उसने बोला कि थर के रेगिस्तान में रात को अक्सर औरत निकलती है। मुकामी लोग इस चीज़ को शायद इंडोर्स करें या उसको एक ऑथेंटिसिटी की मोहर लगा दें, अगर लगाना चाहे तो, वरना पागल तो हम हैं ही। बोला वो थर की अलग अलग जगहों पर औरत है या औरतें हैं, वो वहाँ की जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनका खून पीती हैं। खून ऐसे पीती हैं कि जिस्म पर कोई निशान तक नहीं होता। ओके। जिसकी वजह से वहाँ की औरतों में ज़्यादा तौर पर खून की कमी की बीमारी है और जो बच्चे होते हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार पैदा होते हैं। ओ तेरी खैर, बड़ा दूर का सोच है भाई, बड़ी दूर की सोच है ये। मतलब ऑफ कोर्स अगर कोई नया बंदा होगा वो तो यही बोलेगा कि नहीं भाई ये तो खून की बीमारी है, खून की कमी है। कितने एनजीओ काम कर रहे हैं, कितनी दवाएं दी जाती हैं, कितने जाके थर के गांव में झोंपड़ियों में इधर उधर एनजीओ खाना दवाएं और चीज़ें पहुंचाती रहती हैं। हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। मैं खुद गया हूँ। मैं जो गया हूँ ना, मेरा किस्सा भी बड़ा टाइट वाला है। बहुत मज़े का किस्सा है वो। मैंने थर वाले प्रोग्राम में मतलब 2 एनजीओ से मैंने पार्टिसिपेट किया था, वॉलंटियर में होकर गया था वहाँ पर। और नो डाउट वहाँ पर बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं और साथ में थर के इलाके ऐसे बने हुए हैं जैसे एक मेन रोड बड़ा खूबसूरत जा रहा है। पहले तो बड़ा ओके टेक रास्ता जा रहा है, आप जाओगे बोलेगे ओ माय गॉड इतनी ब्यूटी। लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे रास्ता ख़त्म है और फिर वो उस ही खूबसूरत रास्ते पर से ही अगर आप यूँ झांकते हुए जाएंगे तो आपको दिखने में आएगा दूर दूर ऊँट नज़र आ रहे होंगे। गाड़ियों के वो जो केकड़ा गाड़ियाँ होती हैं 4 व्हील ड्राइव्स, वो जाती हैं उन कच्चों की तरफ उतरती है। मतलब नॉर्मल गाड़ी आपको उस कच्चे में नहीं उतरेगी। तो वो एनजीओज़ वाले उस केकड़ा जीपों में चढ़कर फिर 25-25, 30-30, 50-50 किलोमीटर तक गाड़ियाँ जाती हैं। उसमें मैंने एक ब्लॉग बनाया था, वो आप आशिकी ब्लॉग्स पे आपको नज़र आ जाएगा वो। उसमें मैंने डेजर्ट सफारी वाला मज़ा लिया था क्योंकि एक एनजीओ जिसके साथ मैं गया था वो खुद उनके जो ओनर्स थे वो आए थे पैसा देने के लिए ना, वहाँ पर लोगों को खुद अपने हाथ से राशन दे रहे थे, सब चीज़ें दे रहे थे। उनमें से जो एक बंदा था ना, उसने कहा आज आपको, वो आया था सऊदी से ही, उसने कहा डेजर्ट सफारी का मज़ा पाकिस्तान में मैं आपको दिलवाता हूँ आज। फिर उसने ड्राइव की थी वो जीप और रास्ता पूरा यूं रास्ते टीले बने हुए मिट्टी के, उसमें से गुजर ऐसी स्टोरी मेरी भी पढ़ना वो बुक में जो लिखी है। किताब का बेसब्री के साथ इंतज़ार है। ऐसी स्टोरी है ना वो, बहुत मज़े की है। कितना टाइम और वेट करना पड़ेगा यार मेरी 2 महीने इंशाल्लाह, क्योंकि वो बड़ी रुकावट है, सीधी सी बात है, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी रुकावटों के साथ वो तकलीफ़ों में वो बुक लिख रहा हूँ। अव्वल तो मेरे पास पहले तो टाइम नहीं बच रहा, लेकिन जब भी बच रहा है मैं ऑफिस में बैठ के, मैं घर बैठ के मैं कहीं ना कहीं लिख रहा हूँ। जहाँ टाइम मिलता है मैं बुक निकालता हूँ, लिखना शुरू कर देता हूँ। और उसकी ख़ास बात यह है कि उसमें मेरी स्टोरीज़ तो हैं और लोगों की भी हैं, लेकिन बेसिकली जो उस बुक का जो लिखने का जो मकसद है वो ये है कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, जिन्नात हैं और चीज़ें, आपको मैं एक अपने आप को उस जगह रख के सस्पेंस नहीं बोल, ऐसे मज़ा नहीं आएगा मुझे। कभी कभार काशिफ, हम अकेले में बैठते हैं तो मुझे काशिफ कुछ लुकमात बताता है स्टोरीज़ के, फिर मैं कहता हूँ नहीं काशिफ यहाँ नहीं बता। मज़ा तब आएगा जब हम डायरेक्ट, मैं एक एज अ व्यूअर होके सुनूंगा, फिर मज़ा आएगा। कहानी में चाम तब आता है जब आपको पता कुछ नहीं हो क्या होने जा रहा है। वेल आई होप कि आप लोगों ने हमारे आज की इस स्टोरी को बहुत इन्जॉय किया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आपके माँ बाप, आपके बड़े इस स्टोरी के बाद
आप लोग भी शायद इससे मैसेज लेंगे, जब आप वो कुछ बोलते हैं तो उस पर थोड़ी सी नज़रसानी कर लिया करें यार, बड़े हैं कुछ कह रहे हैं तो मतलब इसके पीछे कुछ गहरी बात ज़रूर होगी। और इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाज़त यहाँ पर, और इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे आपसे एक नई सनसनीखेज स्टोरी के साथ। तब तक दुआ कीजिएगा कि डॉक्टर काशिफ की किताब जल्दी से मुकम्मल हो जाए, और वो स्टोरी का भी हम एक ऑडियो स्टोरी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, जैसे मैं पढ़ने से एलर्जिक हूँ तो मैं नहीं पढ़ता। नहीं, उसका एक और तरीका करेंगे। उसका ये तरीका करेंगे कि अगर कभी खुदा न खास्ता में नहीं आता तो आशी के पास बुक होगी, वो आशी उसमें से आपको एक स्टोरी पढ़ के सुनाएगा। ठीक है, वैसे बहुत अच्छा रीडर है, फिर भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा रीडर है। हाँ भाई, स्कूल चला रहे हैं ऐसे तो होगा ना यार। वेल, हमारी तरफ से सिया बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।